आज हम आपको पिछले 65 वर्षों में हुए राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बताते हैं कि आखिर कब कब इस पद के लिए होने वाले चुनाव एक तरफा हो गए और कब इनके लिए सरकार को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कब सत्ताधारी दल का उम्मीदवार हार भी गया। सबसे पहले बात करते हैं 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार आमने सामने थे। पिछला राष्ट्रपति चुनाव 2017 में हुआ था। मोदी सरकार की तरफ से इस चुनाव में रामनाथ कोविंद उम्मीदवार थे, जबकि विपक्ष ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को उतारा था। मीरा कुमार के पास 17 विपक्षी दलों का समर्थन था। इनमें समाजवादी पार्टी और बसपा भी शामिल रही। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की साथी पार्टी रही जेडीयू ने सभी को चौंकाया और रामनाथ कोविंद का समर्थन किया। कोविंद को 7,02,044 वैल्यू के वोट मिले, वहीं मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। कोविंद 65.65% वोट हासिल कर जीतने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें प्रणव मुखर्जी और पीए संगमा आमने सामने थे। इस चुनाव में यूपीए 2 सरकार के उम्मीदवार रहे प्रणव मुखर्जी जीत गए। उन्हें विपक्ष के पीए संगमा के खिलाफ लगभग 70% वोट मिले। जहां प्रणव मुखर्जी को 7,13,763 मत प्राप्त हुए थे, वहीं पीए संगमा को 3,15,987 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2007 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें प्रतिभा पाटिल और भैरव सिंह शेखावत आमने सामने थे। 2007 में भारत को पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। तब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के समर्थन से प्रतिभा पाटिल ने भाजपा उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत को हराया था। जहां प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 वैल्यू के वोट मिले, वहीं शेखावत को 3,31,306 मत मिले थे। इस चुनाव में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। अब बात करते हैं 2002 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम और कैप्टन लक्ष्मी सहगल आमने सामने थे। एनडीए सरकार के उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम को जीत मिली। पूर्व वैज्ञानिक कलाम को कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला था। वाम दलों ने इस चुनाव में कैप्टन लक्ष्मी सहगल को अपना प्रत्याशी बनाया था। यह इतिहास के सबसे एक तरफा मुकाबलों में से एक रहा, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम को 10,30,250 वोटों में से 9,22,884 वोट मिले थे, वहीं सहगल को महज 1,07,366 वोट मिले। अब बात करते हैं 1997 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें के.आर. नारायणन और टी.एन. शेषन भी आमने सामने थे। देखिए, टी.एन. शेषन भी चुनाव लड़ चुके हैं। 1997 के चुनाव को अगर इतिहास का सबसे एक पक्षीय चुनाव कहा जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। इस चुनाव में यूनाइटेड फ्रंट सरकार और कांग्रेस की तरफ से के.आर. नारायणन प्रत्याशी थे। तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी नारायणन को समर्थन दिया। नारायणन के खिलाफ शिवसेना ने पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को उतारा। के.आर. नारायणन को 9,56,290 वोट मिले थे, वहीं शेषन महज 50,361 वोट ही हासिल कर पाए थे और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। शेषन को शिवसेना के अलावा कुछ निर्दलियों का भी समर्थन मिल सका था। अब बात करते हैं 1992 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें शंकर दयाल शर्मा और जॉर्ज स्वेल आमने सामने थे। 1992 में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए गए शंकर दयाल शर्मा ने आसान जीत हासिल की थी। विपक्ष ने इस चुनाव में जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल को खड़ा किया था, जो कि पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे। स्वेल इससे पहले नॉर्वे और म्यांमार में भारत के राजदूत भी रह चुके थे और मेघालय के आदिवासी ईसाई समुदाय से आते थे। मेघालय को राज्य का दर्जा दिलाने के अभियान में भी स्वेल ने अहम भूमिका निभाई थी। स्वेल की उम्मीदवारी के लिए तब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और भाजपा ने समर्थन किया था। हालांकि शंकर दयाल शर्मा को चुनाव में 6,75,804 वोट मिले थे, वहीं स्वेल 3,46,486 वोट ही पा पाए थे। इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भी किस्मत आजमाई थी। उन्हें महज 2704 कीमत के वोट हासिल हुए थे। इसके अलावा देश भर में 300 चुनाव लड़ चुके काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ भी खड़े हुए थे। उन्हें 1135 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 1987 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें आर वेंकटरमण और वी.आर. कृष्ण अय्यर आमने सामने थे। 1987 में कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति रह चुके आर वेंकटरमण को उम्मीदवार बनाया गया। लेफ्ट ने सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज वी.आर. कृष्ण अय्यर को खड़ा किया। वेंकटरमण के लिए इस चुनाव में जीत काफी आसान रही। उन्हें 7,40,148 वोट मिले, जबकि अय्यर को 2,81,550 मत हासिल हुए। इस चुनाव में बिहार के एक निर्दलीय प्रत्याशी मिथिलेश कुमार को भी 2,223 वोट मिले थे।
अब बात करते हैं 1982 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें ज्ञानी ज़ैल सिंह और एचआर खन्ना आमने सामने थे। 1982 में कांग्रेस ने ज्ञानी ज़ैल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष के 9 दलों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एचआर खन्ना को खड़ा किया था। खन्ना को इमरजेंसी के दौर में आपातकाल के खिलाफ खड़े होने के लिए पहचाना जाता था। उन्होंने 1977 में जस्टिस एमएच बेग को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति दिए जाने के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ज़ैल सिंह को इस चुनाव में 7,54,113 वोट मिले थे। खन्ना को सिर्फ 2,82,685 वोट मिले। अब बात करते हैं 1977 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी मैदान में थे। 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला। हालांकि अगले चुनाव 6 महीने के अंदर ही कराए जाने थे। इस चुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन स्क्रूटनी में सिर्फ एक को छोड़कर सभी नामांकन रद्द हो गए। इकलौता बचा नामांकन नीलम संजीव रेड्डी का था। रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले पहले और अब तक के इकलौते शख्स हैं। अब बात करते हैं 1974 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद और त्रिदीप चौधरी मैदान में थे। भारत के छठे राष्ट्रपति चुनाव 1974 में कराए गए थे। इसमें कांग्रेस ने फखरुद्दीन अली अहमद को उम्मीदवार बनाया। संयुक्त विपक्ष की ओर से त्रिदीप चौधरी उतरे, जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव और संस्थापक थे। वो पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा सांसद भी थे। इस चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद को 7,65,587 वोट मिले थे, जबकि चौधरी को 1,89,196 वोट हासिल हुए थे। अब बात करते हैं 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी आमने सामने थे। स्वतंत्र भारत के सबसे विवादित चुनावों में से एक है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव। जाकिर हुसैन के निधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 65(1) के तहत वीवी गिरी ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाला। हालांकि उन्होंने जुलाई 1969 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हुए कार्यकारी राष्ट्रपति पद भी छोड़ दिया। ये वो दौर था जब कांग्रेस में 2 धड़ों के बीच पार्टी को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। इनमें एक धड़ा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन वाला था, जबकि दूसरा धड़ा पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं या सिंडिकेट का था। कांग्रेस संगठन ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया। इंदिरा गांधी ने वोटिंग से ऐन पहले अपना समर्थन निर्दलीय खड़े वीवी गिरी को दे दिया था। इंदिरा ने पार्टी सांसदों और विधायकों से अपील की कि वो अंतरात्मा की आवाज सुने और वीवी गिरी को वोट दें। वीवी गिरी को इसमें 4,01,515 वोट मिले। वहीं नीलम संजीव रेड्डी को 3,13,548 वोट मिले। सबसे क्लोज मुकाबला दिखता है ये। एक और उम्मीदवार सीडी देशमुख को भी इस चुनाव में 1,12,769 वोट मिले थे। इसके अलावा 12 और उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल थे। इस चुनाव के बाद ही गंभीरता से चुनाव न लड़ने वाले उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए कानून बनाया गया। उधर रेड्डी की हार के बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एस निजालिंगप्पा ने इंदिरा को पार्टी से निकाल दिया और कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ गई। अब बात करते हैं 1967 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें जाकिर हुसैन और कोका सुब्बा राव आमने सामने थे। देश में चौथे राष्ट्रपति चुनाव 1967 में हुए और इसमें कांग्रेस की ओर से उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया। विपक्ष ने इस चुनाव में 1967 में ही रिटायर हुए चीफ जस्टिस कोका सुब्बा राव को उम्मीदवार बनाया। हालांकि इन चुनाव में सिर्फ यही 2 प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि कुल 17 लोग खड़े हुए थे। जहां जाकिर हुसैन को 4,71,244 वोट पाकर जीतने में कामयाबी मिली, वहीं सुब्बा राव को भी 3,63,971 वोट मिले थे। उधर 17 में से 9 उम्मीदवार तो इन चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाए। कोई वोट ना पाने वालों में चौधरी हरिराम का नाम भी शामिल रहा था। अब बात करते हैं 1962 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौधरी हरिराम आमने सामने थे। राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव 1962 में हुए थे। कांग्रेस ने इस चुनाव में उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उतारा। उन्हें 5,53,067 वोट मिले। वहीं चौधरी हरिराम को 6,341 वोट ही मिल पाए थे। तीसरे उम्मीदवार यमुना प्रसाद त्रिशूलिया को 3,537 वोट मिले। बात करते हैं 1957 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और चौधरी हरिराम आमने सामने थे। भारत के दूसरे चुनाव में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को दोबारा मौका दिया गया। उन्हें एक बार फिर चौधरी हरिराम और नागेंद्र नारायण दास से चुनौती मिली, जहां प्रसाद ने एक तरफा मुकाबले में 4,59,698 वोट हासिल किए। वहीं चौधरी हरिराम को सिर्फ 2,672 वोट और नागेंद्र दास को 2,000 वोट मिले थे।
अब बात करते हैं 1952 में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और के.टी. शाह सामने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव 1952 में हुए थे। इसमें कांग्रेस की ओर से राजेंद्र प्रसाद और लेफ्ट की तरफ से के.टी. शाह को उतारा गया था। इसके अलावा चौधरी हरिराम ने राजेंद्र प्रसाद को यहां भी चुनौती दी थी। इन चुनाव में राजेंद्र प्रसाद ने एक तरफा जीत हासिल की। उन्हें 5,07,400 वैल्यू के वोट मिले। के.टी. शाह इसमें महज 92,827 वोट पा पाए थे। वहीं चौधरी हरिराम को 1,954 वोट मिले थे। दो अन्य उम्मीदवार थट्टे लक्ष्मण गणेश को 2,672 और कृष्ण कुमार चटर्जी को 533 वोट हासिल हुए थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।